तो मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 15 ब्रांचेज है। पहले मैंने 5 कवर किए हैं फर्स्ट पार्ट में, अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें अब अगली 5 करेंगे। तो इसमें जो पहली आ रही है वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। अब हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। क्या? बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब ये बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अब गिन लो कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, डीएनए भी है, आरएनए भी है, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तकरीबन 16 हैं मेरे ख्याल में बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है? बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि वो मॉलिक्यूल जिनसे जानदार बने हैं। बाय मीन लाइफ एज मॉलिक्यूल्स मीन वो मॉलिक्यूल है कि इसकी अब मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो जानदारों में पाए जाते हैं उन्हें हम बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक। अब हमारी जिस्म के अंदर काफ़ी सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल का अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स को ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म को एनर्जी पहुंचाता है, लाइक एज अ फ्यूल के तौर पे काम करता है। जैसे फ्यूल कार के अंदर होता है, वो काम करता है एक कार को चलाने के लिए, बिल्कुल ऐसे हमारी जो जिस्म में है कार्बोहाइड्रेट्स वो फ्यूल का काम करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं। अब प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे मसल्स बनाने में काम आती है। प्रोटीन के ज़रिए हम, यानी कि मसल्स हैं, हम कोई हर काम कर सकते हैं। हमारे काम करने के लिए हमारे मसल्स का होना लाजिम है और प्रोटीन के ज़रिए वो मसल्स बने हुए हैं। ठीक। ऐसे ही काफ़ी सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका अपना अपना फंक्शन है। जैसे डीएनए हो गया, उनका जो जेनेटिक्स में रोल है, काफ़ी सारा करैक्टरिस्टिक्स और सारा कुछ। आरएनए का भी, बाकी और भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका अपना लिपिड्स का, वो फैट बनाने के अंदर रोल है। हर चीज़ का, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल का अपना अपना रोल है। ठीक। अब जो इसी को स्टडी करते हैं हम, वो बियोलॉजिस्ट, अब उनका क्या काम होता है? इसको स्टडी करके हमें क्या मिलता है? इसको स्टडी करने से हमें लाइफ प्रोसेस जानने में मदद करता है। बिल्कुल जैसे ही हम इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे लाइफ कैसे गुजर रही है, हमारे लाइफ प्रोसेसेस कैसे। मैं मिसाल देता हूँ। अब सेल को ले लो, बल्कि हम 9th क्लास में, आपको इतना नहीं होगा। मैं आपको एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूं। पहले होते हैं हमारे पास, मैं पीछे नहीं जाता, एटम्स भी होते हैं। मॉलिक्यूल्स को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास ऑर्गेनेली बनते हैं। ऑर्गेनेली को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास सेल बनते हैं। सेल को इकट्ठा करें तो हमारे पास टिश्यू को इकट्ठा करें तो हमारे पास ऑर्गन बनता है। ऑर्गन को इकट्ठा करें तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब मैं इसको डिटेल से बताऊंगा कि मॉलिक्यूल्स जैसे आप देखें, मॉलिक्यूल्स में देता हूँ डीएनए, आरएनए, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे हम ऑर्गेनेली बनते हैं और ऑर्गेनेली सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे जिस्म के अंदर ऑर्गन्स हैं, हमारा जिस्म एक पूरी बॉडी है और अंदर ऑर्गन्स हैं। ठीक। जैसे दिल हो गया, दिमाग हो गया, ये सारे ऑर्गन्स हैं। बिल्कुल वैसे सेल जो है उसी के अपने ऑर्गन्स हैं, जिनको हम ऑर्गेनेली बोलते हैं। और जो सेल है, काफ़ी सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि टिश्यू बनते हैं और टिश्यू इकट्ठे होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक। अच्छा, अगर ये समझ में आया है तो तब भी ठीक है, नहीं आया तो तब भी ठीक है, क्योंकि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ लेंगे जो कि तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं, अब ये सिर्फ एक डिफ़ाइन है, आप इसको याद कर सकते हैं। यानी कि सिंपली ये हमें लाइफ प्रोसेस को जानने में मदद देता है। और जिस टाइम हम इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर लेते हैं तो
वो बायोलॉजिकल मालिक्यूल जो बाहर से आते हैं हमारे जिस्म के अंदर और काफ़ी सारी डिजीज़ कॉज करते हैं, तो वो बायोलॉजिस्ट जो अब लाइफ प्रोसेस को समझी बैठे होते हैं, एक अच्छे से उनको पता होता है कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ प्रोसेस के अंदर, बिल्कुल जैसे ही वो काज करता है डिजीज़ को ही काज करता है बाहर का बायोलॉजिकल मालिक्यूल हमारे अंदर आके, तो वो उनको वो मेडिकल्स यानी ड्रग्स, इधर लिखा हुआ है बुक के अंदर, ड्रग्स बनाने में, ड्रग्स मेडिसिन ही होती है, ड्रग्स बनाने में मदद मिलती है और मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि मेडिकल फील्ड्स बहुत यानी कि आगे तरक्की करती है कि एडवांस होती चली जाती है, नई बीमारियां तलाश करना, उनके इलाज, उनके मेडिसिन नया दरियाफ्त करना, ये सारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ने स्टडी करने से ही हो पाया है कि हमने काफ़ी सारे दवाइयाँ बना ली हैं, हमने काफ़ी सारी यानी कि बीमारी के इलाज जान लिए, ये सारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के से ही हो पाया है। ठीक, अब इसके अच्छा मैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बारे में बता दूँ, कुछ मैं एग्जांपल दे दूँ इसकी, मैंने वैसे बता दूँ, मैं लिख दूँ याद दहानी के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स, इनका क्या होता है, एनर्जी सोर्स। लिपिड्स, फैट बनाने में मदद देते हैं। प्रोटीन, मसल्स बनाते हैं और ये हमारे वर्क करने में मदद देता है। डीएनए, आरएनए, ये हमें जेनेटिक्स में जो करैक्टरिस्टिक वालिदैन से औलाद में ये हमारे ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ, ये हम अगली एक ब्रांच आने वाली है, जेनेटिक्स है और एम्ब्रियोलॉजी है, हम इसी में इसके बारे में अच्छी स्टडी कर लेंगे, अगली ब्रांच हम पढ़ने वाले अभी, तो उसी के बारे में ये इसको आगे स्टडी कर लेते हैं। बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स वो होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, किसी जानदार के अंदर जो बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स पाए जाते हैं और उन्हीं से हमारी बॉडी बनती है, उन्हीं को हम बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स कहते हैं। ठीक, अगर ये समझ में आए ठीक, नहीं तो आपको जिस टाइम आप पढ़ेंगे ना, नाम क्या है यार इसकी ब्रांच बुक में, तो आपको आराम से यानी कि समझ आ जाएगी कि इतना तो हो जाएगा, बाकी आप अगले चैप्टर्स में अच्छे तरीके से समझ लेंगे। एम्ब्रियोलॉजी, ठीक, एम्ब्रियोलॉजी, इसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो बुक में लिखा हुआ है डेवलपमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, वही फर्टिलाइज्ड एग वही एम्ब्रियो हो गया। एम्ब्रियोलॉजी हम मैं इसको बता, जिस टाइम एक फ़ीमेल और मेल मेट करते हैं, मेल से फीमेल, मेल से जो जाता है वो है स्पर्म और फीमेल के अंदर होता है एग। ठीक, जिस टाइम मेल से स्पर्म जब जाता है फीमेल के अंदर, तो वो एग से जा मिलता है और एग के अंदर वो पेनिट्रेट कर देता है। काफ़ी सारी तादाद है, तकरीबन हज़ारों की तादाद में होंगे स्पर्म्स, उनमें से कोई एक जाके एग के अंदर पेनिट्रेट करता है और वो फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है। एग जो है फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है, तो उसी को हम आगे एम्ब्रियो बोलते हैं। फर्टिलाइज एग को एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बेसिकली फर्टिलाइज एग होता है। तो वही बुक में लिख रहा है कि हम इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। ठीक, मैं इसको भी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अच्छा ठीक, वो मेट करते हैं तो एक हमारा एम्ब्रियो बन जाता है, उसको फर्टिलाइज एग को एम्ब्रियो बोलते हैं। तो इससे जिस टाइम प्रेगनेंसी होती है एक औरत की, तो उसके अंदर जो है
एक एम्ब्रियो ही होता है, उसी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। एग जो है उसी एग या एम्ब्रियो से हमारा पूरा का पूरा एक बेबी बनता है। उसी से हमने सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन उसी पर अरूज में होती है। उसी से हमारे बॉडी पार्ट्स, आँखें, बाल, नाक, कान, हार्ट, सारा कुछ उसी से ही बनता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसी एग से हमारे ऑर्गन यानी कि एक बेबी की पैदाइश होती है। वही एग आगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप आगे पढ़ेंगे, चैप्टर आने वाला है तकरीबन पता नहीं चौथा या पाँचवा, तो उसी में आप पूरे इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। अब जो होते हैं एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने वाले बियोलॉजिस्ट, वो क्या करते हैं, वो इसी को स्टडी करते हैं कि कैसे यानी कि ऑर्गन की कैसे फॉर्मेशन हुई, कैसे एक फर्टिलाइज एग कैसे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फर्टिलाइज एग से कैसे ये ऑर्गेनिज्म बनता है, तो वो उसी को स्टडी करते हैं। कैसे उसी के अंदर टिश्यू फॉर्मेशन होती है, पहले तो होती है उसी के अंदर सेल डिवीजन होती है, फिर टिश्यू फॉर्मेशन होती है, फिर बाद में ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, स्किन, सारा एक 3-4 फेजेज़ हैं, 3 फेजेज़ हैं या पता नहीं 4 फेजेज़ हैं, 3 फेजेज़ हैं। तो उसी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो उसी को एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो इसी को ही स्टडी करते हैं, और इसी को स्टडी करके उनकी यानी कि उनको पता चल जाता है कि कौन सी हमारे अंदर यानी कि डिज़ीज़ होती है। बेसिकली वो जेनेटिकल डिज़ीज़ ही होती है या कोई और भी डिज़ीज़ वगैरह। तो फिर वो इस प्रोसेस को जानने के बाद ही वो डिज़ीज़ को ही समझ सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं, इलाज जो इसको अच्छी तरीके से समझ जाता है। तो बेसिकली हमारे एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने का यही फ़ायदा है कि हम एक यानी कि प्रेगनेंसी यानी कि बच्चा पैदा होने का होल प्रोसेस जानते हैं, और उस बच्चा पैदा होने के दौरान जो हमारे जो बेबी के अंदर कोई भी डिसऑर्डर होता है, जो कुछ भी होता है, सारा कुछ वो भी हम जान पाते हैं। और उसी के जान पाने के ज़रिए से फिर हम उसकी दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह सारा कुछ, न्यू इंस्ट्रूमेंट, नए आलात वगैरह सारा कुछ वो फिर हम तैयार करने के काबिल हो जाते हैं, और वो होते भी हैं। तो ये सारा कुछ है। ठीक, अगली ब्रांच है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, अब इसके अंदर हम जो है करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं। करैक्टरिस्टिक यार स्पेलिंग में गलती है, लेकिन स्पेलिंग छोड़। ठीक, तो करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं। अब एक बच्चा पैदा होता है, वालिदैन का जो बेटा होता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी खसूसियत। अब देखें, काफ़ी सारे बंदे होते हैं। अब एक बच्चा है, उसका जो शेप है वो अपने वालिद से मिलती है, कुछ वालिद से मिलती है, कुछ वालदा से मिलती है। उसके आँखों का कलर अपने बाबा पे गया है, उसके बालों का, उस लड़की के बालों का जो है कलर वो उसकी वालदा पे गया है। किसी के बाल करली हैं, किसी के बाबा के बाल करली हैं तो बेटे के भी वैसे हैं, या वालदा के हैं तो बेटे के वैसे हैं। वालदा का कलर अगर वाइट है तो बच्चे का भी वाइट है, अगर वालदा का कलर अगर ब्लैक है तो बच्चे का भी ब्लैक है। तो ये सारी खसूसियात होती हैं जो वालिदैन से बच्चों के अंदर आती हैं। अब वैसे तो हम इसमें इंग्लिश में तो हम इसको करैक्टरिस्टिक बोलते हैं, जबकि बियोलॉजी के टर्म में हम इसको ट्रेट्स बोलते हैं। तो इसी जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि कैसे जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेट्स जो हैं, वो वालिदैन से कैसे ऑफस्प्रिंग किसको कहते हैं, ऑफस्प्रिंग जो है औलाद को कहते हैं। वालिदैन और औलाद, ऑफस्प्रिंग, औलाद, ये बियोलॉजी के टर्म में हम यूज़ करते हैं। तो कैसे जो है ट्रेट्स जो हैं, खसूसियात, कैसे जो है खसूसियात वालिदैन से बच्चों के अंदर आती हैं। ठीक, तो वो इसी को स्टडी करते हैं। अच्छा, वैसे हम देखें तो वालिदैन से ऑफस्प्रिंग के अंदर खसूसियात कैसे आती हैं।
हमारा जो जिस्म है वो सबसे पहले ऑर्गन से बनता है। ऑर्गन, अगर हम ऑर्गन्स को माइक्रोस्कोप के अंदर थोड़ा सा एक्सपेंड करें, रेजोल्यूट यानी कि थोड़ा सा बड़ा करें, तो हमें टिश्यूज़ नज़र आएंगे, छोटे छोटे पैकेट्स टिश्यूज़। फिर हम अगर उसको बड़ा करें टिश्यूज़ को, तो फिर हमारे पास आएंगे सेल्स, जिनसे टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनता है। अब उन सेल को अगर ओपन करेंगे तो उसके अंदर मेन दरमियान के सेंटर के अंदर एक बाल नुमा होगी जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस जो है वो डीएनए और आरएनए से बना हुआ है। डीएनए, अब आपको एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता होगा, चल गया होगा कि डीएनए और आरएनए कहाँ पर होता है। तो डीएनए और आरएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक। अब डीएनए जो है, डीएनए वो जीन्स कैरी करता है। जीन्स के अंदर एग्जैक्ट हमारी जो वालिदैन की जो है, इसके अंदर जीन्स हमारे पास एग्जैक्ट, इसके पास जो है क्या होती है यार, यानी कि इसके पास हमारी इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन, जीन्स जो है इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। जिस टाइम बेबी बन रहा होता है तो उसी तौर पर सेल भी डिवाइड होता है, और जीन्स ये डिसाइड करते हैं कि इसका जो है, इस बच्चे का जो कलर है ये रखना है, इसके बालों का कलर ये रखना है, इसकी आंखों का कलर, ये सारा कुछ, ठीक। तो ये जीन्स ही कैरी करते हैं। और ये डीएनए जो है वो जीन्स से ही बना हुआ है, काफ़ी सारे जीन्स इकट्ठे मिलकर डीएनए बनते हैं। और डीएनए एक हमारी यानी कि इंस्ट्रक्शन बुक है जो यही इंफॉर्मेशन देती है कि कैसे हमारे जिस्म को बिहेव करना है, कैसे हमारा बिहेवियर, कैसे हमारा अंदाज़, कैसे हमारा, यानी कि काफ़ी, अब देखें कई दफ़ा जो है डिसऑर्डर्स हैं या काफ़ी सारी खसूसियात हैं वालिदैन की, वो बच्चों के अंदर होती हैं, ना सिर्फ दिखने में बल्कि आदत में भी काफ़ी सारी आदतें बच्चों के अंदर दाखिल होती हैं वालिदैन से। तो ये सारा डीएनए का ही काम होता है, ठीक। अब 50% जो हैं, 50 मिसाल ले लो, 50 जीन्स जो हैं वालद अपने बाप से आए, 50 जीन जो है वालदा से। इसी वजह से वो कुछ बाप की तरफ दिखता है, कुछ माँ की तरफ, कुछ खसूसियात बाप की, कुछ खसूसियात माँ की, ठीक। जिस टाइम ये रेप्लिकेट करते हैं बच्चे के अंदर, जिस टाइम बेबी फॉर्म हो रहा होता है, बेबी फॉर्म हो रहा होता है और ये रेप्लिकेट करते हैं, तो उस दौरान अक्सर जो है जीन्स आगे पीछे हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं। उन्हीं मिस्टेक्स की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से अक्सर बच्चों के अंदर काफ़ी सारी मजबूरियाँ पैदा हो जाती हैं। किसी के डाउन सिंड्रोम है, सिस्टिक है। अच्छा, फिर हमारा जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो हैं इस तरह से होते हैं जिस टाइम ये मिस्टेक हो जाती है डीएनए की। अच्छा, फिर हमारे पास जो जेनेटिक का, इसको स्टडी करने का हमारा दूसरा क्या है कि हम अपने जो प्लांट्स हैं, काफ़ी वैरायटी के हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एनिमल्स हैं, वैराइटीज़ हैं, काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं। तो हम किसी एक वैरायटी के फ्रूट की जो खसूसियात हैं, यानी कि एक आम जो है वो मीठा है, दूसरा आम जो है वो खट्टा है, उसके कोई टेस्ट नहीं है, तो हम उसी के जो है डीएनए को, डीएनए यानी कि जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये सारा काम होता है। तो उसी के जो है ट्रेड्स हैं, खसूसियात, वो उसी के अंदर दाखिल करेंगे जो जिस आम के अंदर ये खसूसियात नहीं है। तो इस तरह से ये हमें मदद देता है कि डेवलप द वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि एक जानदार की, एक वेजिटेबल, फ्रूट्स की या प्लांट की या एनिमल की खसूसियात किसी दूसरे के अंदर डेवलप करना और उसे भी वही खसूसियात देना जो दूसरे के अंदर थी, ठीक। डेवलप द वैरायटी हेल्प्स करता है, डेवलप हेल्प्स टू डेवलप द वैराइटीज़
of plants and animals with better traits taken from any good वैरायटी, यानी कि किसी भी अच्छी वैरायटी की जो खसूसियात हैं, ट्रेड्स हैं, वो हम किसी जिसके अंदर वो वैरायटी नहीं है हम उसी के अंदर दाखिल करते हैं। अच्छा, हमारे पास अगली ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। अब इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स के बारे में। इसके अंदर हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब मैं फॉसिल्स के बारे में अब आपको बता दूं कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स के बारे में मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि वो जानदार या पौधे, जानवर या पौधे जो कई हज़ारों साल पहले वो मिट्टी के नीचे दब गए, किसी न किसी वाक़यात या किसी हादसात में, या वैसे ही गल सड़ गए। तो जो हमें वाक़यात मिलते हैं कि किसी भी जानवर के या पौधों के जो कई साल पहले डेड थे या कहीं पर ज़मीन के नीचे दब गए थे, तो उसी को हम फॉसिल्स कहते हैं। अब इसी को स्टडी करने से हमें क्या मिलता है? जो साइंटिस्ट होते हैं, बियोलॉजिस्ट, इसी से हमें यानी कि जो एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। एवोल्यूशन मैं लिख देता हूँ। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन चेंज के बारे में है। एवोल्यूशन का दूसरा नाम चेंजेस हैं। टाइम बाय टाइम, वक्त के साथ साथ जानदारों के अंदर, पौधों के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आई। काफ़ी सारे जो जानदार थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो उनका नामो निशान ना रहा, और काफ़ी सारे काफ़ी सारे जो हैं बहुत थोड़ी सी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं दुनिया से। काफ़ी सारे जानदार हैं। अब देखें इंसान की बॉडी के अंदर चेंजेस भी देख लें। जिस टाइम इंसान शुरू में था, काफ़ी कोई 2-3 हज़ार साल पहले, उस टाइम इंसानों के कद ज़्यादा थे, उस टाइम इंसानों की बॉडी वगैरह सारा कुछ जिसामत ज़्यादा थे। जैसे आप सुनते होंगे इस्लामी वाक़ियों में कौम आद, कौम समूद, उन्होंने पहाड़ों के अंदर घर बनाए थे, तो वो उनके जिस्म, तो फिर वक्त के साथ साथ अब हमारा जिसामत भी थोड़ी होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी सारे जानदार थे, वो पुराने ज़माने में पाए जाते थे, फिर अब नहीं पाए जाते। डायनासोर को ले लो, एग्जांपल दी हुई है बुक में कि डायनासोर आज से काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि काफ़ी सारे करोड़ों साल पहले पाए जाते थे। तो अब हमें उनके वाक़यात मिलते हैं, कई दफ़ा हड्डियाँ में मिली हैं। तो वो एक उसके बारे में बात की गई है कि वो जो है वो लिज़र्ड की स्पीशी में आते हैं, छिपकली की। एवोल्यूशन के बारे में कि उस टाइम जो रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर, वो उसी के हिस्से में, ज़ुमरे में आता है, उसी की स्पीशी में आता है। हालांकि उसकी जिसामत बड़ी थी और ये इनकी जिसामत छोटी होती है, जैसे छिपकली हो गई, तो वो उसी के ज़ुमरे स्पीशी में आता है। तो उसकी जो थी ना जिसामत बड़ी थी, अब ये एवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं उसकी की बॉडी के अंदर। एक और आपके पास MCQs आ सकता है कि फॉसिल्स जो है सियानोबैक्टीरियम। अब इसके बारे में मैंने क्यों लिखा है, ये क्या है? आपके बुक में साइड में जो है वो एक पैच बना हुआ है, इसके बारे में बताया कि ये जो है वो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स है, सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल है। और इसके एस्टिमेट बताया गया कि ये 3.5
बिलियंस ईयर अगो। ये सियानोबैक्टीरिया ये सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल है जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन ये बनते हैं 350 करोड़ या 3.5 अरब। तो ये बुक में पैच दिया हुआ है, इसको आपने लाजमी याद करना है। इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं। डायनासोर की जो मिसाल है उसी को भी याद रखना है। तो यही है पैलेंटियोलॉजी। अच्छा, अगली जो ब्रांच है वो हमारे पास है, अगली जो ब्रांच है वो हमारे पास है टैक्सोनॉमी। इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, मैं चेंज करूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हम इन प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी क्लासिफाइड करते हैं किस चीज़ की बेसिस पर? सिमिलैरिटीज़ की बेसिस इनटू ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड करते हैं किस चीज़ की बेसिस पर बुनियाद पर? सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। अब इसका हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? हमें एवोल्यूशनरी चेंजेस, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। क्लासिफाइड करके आपको सीधी सी बात है, तरतीब बन जाती है, आपको स्टडी करने में आसानी मिलती है। अब वैसे में अपनी इसको आप दूसरे चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी, लेकिन मैं अभी इतना ही अपनी तरफ से एक मिसाल दे देता हूँ कि हमने जानवरों को डिवाइड कर दिया, घास खाने वाले जानवर हर्बीवर्स, कार्निवर्स गोश्त खाने वाले जानवर, और ओमनिवर्स जो दोनों हैं, घास भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। तो ये उनकी क्लासिफिकेशन होगी। बिल्कुल वैसे ही इधर काफ़ी अगले चैप्टर में ही आप पढ़ेंगे, किंगडम है, फाइलम है, ऑर्डर है, ये सारा आप इनके ऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो यही है, क्लासिफाइड करेंगे, इससे आपको एवोल्यूशनरी चेंजेस के बारे में पता चला। जैसे हमने उसके बारे में लेजर्ड की, रेप्टाइल की स्पीशीज लेजर्ड थी, फिर अब पहले जो थी वो डायनासोर था और अब वो लेजर्ड है। ठीक, आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। ठीक है।